हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से आने वाले सभी वीडियो में मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी विषय में जो सारे पेपर है 1, 2, 3, 4 और 5, उन सारे पेपर का जो सिलेबस है और उस सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो सारे क्वेश्चंस डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है मनीष गोयल। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो भी डाउट होंगे आपके कमेंट के मुताबिक उसके आंसर देने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। तो आज से हम लोग पेपर नंबर 1 मध्यकालीन नाट्य एवं काव्य 1, ठीक है, उसमें पृथ्वीराज रासो उसके बारे में बात करने वाले हैं। पृथ्वीराज रासो में से जो भी पॉइंट्स वाइज जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष गोयल और आज से हम लोग एमए हिंदी विषय पेपर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 के जो सारे पेपर है उसके जो भी क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं सिलेबस के मुताबिक, उस सारे क्वेश्चन के मैं क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिए। कुछ भी डाउट हो और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर मैं यहाँ पर मुझे वो क्वेश्चन नहीं पता है या मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, अपलोड नहीं किया है वीडियो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल देना। उस क्वेश्चन का भी जो वीडियो है आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। तो पेपर नंबर 1 जो है हमारा वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य 1। तो इसका सिलेबस आई होप कि आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी शेयर कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो के कन्नोत्समय की कथावस्तु स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वीराज रासो के कन्नोत्समय की कथावस्तु राजपूत वीरता, प्रेम और संघर्ष की महाकाव्यात्मक गाथा है। इसमें मुख्य रूप से राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुए मतभेदों को दर्शाया गया है, जो आगे चलकर पृथ्वीराज की वीर गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। कन्नौज का महत्व, यहाँ पर एक और बात फ्रेंड्स कि यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने एक क्वेश्चन आंसर लिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप अपने मुताबिक एग्जाम में लिख सकते हो। आप पूरे पैराग्राफ टाइप भी लिख सकते हो और अगर ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। कन्नौज का महत्व, तो बात करते हैं कि कन्नौज उस समय का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य था और इसके राजा जयचंद अपने राज्य की प्रतिष्ठा और साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी थे। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों के बीच संबंध प्रारंभ में ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। यानी कि कन्नौज जो है वो उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। उसके राजा का नाम है जयचंद, जो कि हर राजा की अपनी एक वो होता ही है कि वो अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाए, अपना साम्राज्य का विस्तार बढ़ाए। तो उसी तरह कन्नौज के राजा जयचंद थे, वो भी इसको लेकर महत्वाकांक्षी थे। आप हम देखने जाए तो शुरुआत में जयचंद और पृथ्वीराज दोनों के बीच के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। संभवित द्वंद्व, तो पृथ्वीराज और जयचंद के बीच का विवाद व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर था, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर विवाद उनकी बेटी जयचंद की बेटी सहयोगिता है उसको लेकर था, और राजनीतिक स्तर पर यह सत्ता और प्रभुत्व के लिए संघर्ष संबंधित था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच का जो विवाद है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी था। व्यक्तिगत स्तर पर इसलिए था कि जयचंद की जो बेटी है सहयोगिता वो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। और राजनीतिक स्तर पर ये विवाद इसलिए था द्वंद्व कि दोनों अपनी सत्ता और प्रभुत्व उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। सहयोगिता का स्वयंवर, तो कथानुसार जयचंद जो है, जयचंद ने अपनी बेटी सहयोगिता का स्वयंवर रखा, जैसे पहले के समय में होता था कि उस समय जो लड़कियां होती है उनके लिए स्वयंवर आयोजित किया जाता था, और स्वयंवर में लड़कियां खुद अपने जो वर है उनको चुनती थी। तो जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया, जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया था। जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उसकी प्रतिमा को दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में खड़ा करवा दिया था।
और सहयोगिता ने पृथ्वीराज को पसंद किया था और स्वयंवर में उसी प्रतिमा को वरमाला पहनाई। यानी कि जो प्रतिमा बाहर दरवाजे के पास द्वारपाल के रूप में जयचंद ने खड़ी की थी, उसी प्रतिमा को सहयोगिता जो है वो वरमाला पहनाती है। और इसके बाद जो है पृथ्वीराज वो सहयोगिता का अपहरण करके उसे अजमेर ले गए और इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया। तो ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद जयचंद जो है वो पृथ्वीराज के बीच की दुश्मनी जो है वो बहुत गहरी हो गई। और उसके बाद जो आगे होता है तो पृथ्वीराज ने जयचंद की दुश्मनी का लाभ, ठीक है, और अंत में क्या होता है कि पृथ्वीराज और जयचंद की जो दुश्मनी थी उसका लाभ अंततः मोहम्मद घोरी ने उठाया और जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ देने के बजाय मोहम्मद घोरी का साथ दिया, जिससे पृथ्वीराज की पराजय हुई। और पृथ्वीराज की हार के पीछे जयचंद की भूमिका को अक्सर विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। यानी कि हमको पता है कि पहले जैसे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने विदेशी मुगल साम्राज्य है, बहुत सारे साम्राज्य हमारे ऊपर मीन्स के हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो वहाँ पर भी पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी का लाभ जो है वो मोहम्मद घोरी उठाता है। और जयचंद ने जो है वो अपने ही यानी कि पृथ्वीराज जो उसका दामाद था उसका साथ देने के बजाय उस जयचंद ने मोहम्मद घोरी का साथ दिया और अंत में पृथ्वीराज की पराजय होती है। वैसे आज भी पृथ्वीराज की हार के पीछे जयचंद की भूमिका जो है वो अक्सर विश्वासघात के रूप में देखी जाती है। तो कन्नौज समय की ये कथा जो है वो पृथ्वीराज रासों में वीरता, प्रेम और संघर्ष के साथ साथ राजपूत राजनीति और जटिलताओं को भी बारीकी से दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर। तो आप इसका आंसर इस मुताबिक लिख सकते हो। ये आंसर पूरे सिस्टमेटिक, और आप चाहो तो इसे अपने अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम में इसे डिलीवर कर सकते हो। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, तब तक मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।